मेरे जौनसार बावर के भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिलेराम वर्मा, गांव रिखाड़। जैसा कि आप जानते हो कि मैं जौनसार बावर की प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं और जौनसार बावर के समाजों में हुए समय के साथ बदलावों पर आपसे चर्चा करता आ रहा हूँ। आज चर्चा का विषय है जौनसार बावर के समाजों में शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलाव विषय पर। प्राचीन समय में वैदिक काल को शिक्षा की शुरुआत माना गया है और वैदिक समय में वेद लिखने वाले वेद व्यास क्योंकि शूद्र समाज से आते थे, इसलिए ब्राह्मणवादी सोच वालों ने इस कथन को नकारते हुए यह विचार दिया कि वेद स्वयं ईश्वर के द्वारा लिखे गए हैं। क्योंकि ब्राह्मणवादी सोच के हिसाब से वेद स्वयं ईश्वर ने लिखे हैं, तो उसमें जो निर्देश दिए गए हैं वे भी ईश्वर द्वारा ही दिए गए समझे जाने लगे, जिसके कारण समाज के लोग ईश्वरीय निर्देश का पालन डर कर भी करने लगे और वैदिक काल का समाज, जो कि कार्य के आधार पर वर्गों में बटा हुआ था, उसे ब्राह्मणवादी सोच के लोगों ने जातियों में धीरे धीरे जकड़ना शुरू कर दिया। जातियों को समाज के आधार पर बांटने के नियमों को सुदृढ़ करने के लिए मनुस्मृति लिखा गया, जिसमें कि मानव जाति को वर्ण के आधार से काम के आधार पर बांट दिया गया और काम को जाति के आधार पर। काम के आधार पर बटे समाज में कुछ चालाक लोगों ने अपने पास अधिकार ही अधिकार रख लिए और शूद्र समाज के पास केवल काम करने और सेवा करने के कर्तव्य थोपे गए। शूद्र की बात यदि हम आज करते हैं तो उन्होंने अपना विकास शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में इतना सुदृढ़ ढंग से कर लिया है कि आज उन्हें किसी भी हालत में शूद्र की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिसमें जाट, मराठा, पटेल, गुर्जर, यादव, कुर्मी इत्यादि जातियां हैं। जौनसार बावर का कोली समाज क्योंकि अपने को समय के साथ जागरूक विकसित नहीं कर पाया, जिसके कारण जौनसार बावर का यह समाज खुद ही अपने अन्य राज्यों में निवासरत समाजों से भी पिछड़ता हुआ चला गया है।
क्योंकि अन्य राज्यों में कोली समाज सामान्य श्रेणी में, ओबीसी श्रेणी में, अनुसूचित जनजाति श्रेणी में, किन्हीं राज्यों में गरीबी और अशिक्षा के कारण वे लोग अनुसूचित जाति में भी रखे हुए हैं। जौनसार बावर ही एक अकेला ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जौनसार बावर के मूल निवासी आज भी शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, यहाँ तक कि मूल अधिकारों का पालन करने के क्षेत्र में भी पीछे है। यदि हम प्राचीन समय की शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के अधिकार केवल ब्राह्मणों को दिए गए थे और ब्राह्मणों ने यदि भारतीय समाज को वास्तव में शिक्षा दी होती तो मुगलों के आने तक भारतीय समाज केवल 0.1% शिक्षित नहीं होता। आपको ताज्जुब होता होगा कि मुगलों के आने तक भारतीय समाज केवल 0.1% तक ही शिक्षित था, क्योंकि मूल समाज के शिक्षा के अधिकार तो मनुस्मृति ने उनसे छीन लिए थे। तो फिर भारतीय समाज, जिसमें कि उस समय लगभग 90% लोग मूल समाज के थे, तो वे लोग कैसे विकसित हो पाते। मुगलों के आने के बाद, क्योंकि मुगल राजा केवल राजाओं को हराकर उनकी गद्दी हत्या लिया करते थे, तो भारतीय जनमानस पर इसका कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता था क्योंकि भारत के राजा लोग भी भारत की जनता के हित में कोई कार्य नहीं करते थे। वे भी केवल मालगुजारी वसूलते थे। वही मुगल शासकों ने भी किया, क्योंकि मालगुजारी वे लोग इसलिए वसूलते थे क्योंकि उन्हें अपना परिवार और सेना का खर्च उठाना होता था। मुगलों ने हिंदुओं के कर्मकांड और पाखंड पर कोई प्रहार नहीं किया, और जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने हिंदुओं के निजी जीवन के कर्मकांड और पाखंड पर कानून बनाकर रोकने की कोशिश की, जिसमें सभी समाज के लोगों को शिक्षा के द्वार भी खोलना एक था। और लॉर्ड मैकाले को भारत की आधुनिक शिक्षा का जनक इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने भारत के समस्त समाजों के लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए थे। आज़ादी तक अंग्रेज़ों के कारण ही भारत की जनसंख्या 10% तक शिक्षित हो गई थी। जौनसार बावर का 50% मूल समाज चूँकि आज़ादी तक बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर था, और आज़ादी के बाद भी वे लोग इस बंधन से इसलिए नहीं निकल सके क्योंकि उनमें जागरूकता नहीं रही होगी, जिसके कारण वे लोग आज़ादी के बाद भी बंधुआ मजदूरी करने को विवश रहे। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने जब 18-19 साल बाद
देखा कि जौनसार भावर की 50% जनसंख्या तो आज भी अविकसित, अशिक्षित और सामाजिक रूप से दबे हुए लोग हैं, तो उन्होंने उनके लिए विशेष योजनाएं बनाई, जिसमें अनुसूचित जनजाति घोषित करना भी एक लक्ष्य रखा गया। अनुसूचित जनजाति घोषित करने के बाद जौनसार भावर में शिक्षा के लिए अनेकों प्रयास किए गए, जिसमें कि आश्रम स्कूल खोलना भी एक था। आश्रम स्कूल जौनसार भावर में इसलिए खोले गए थे कि जो जौनसार भावर के गरीब लोग हैं, वे लोग भी अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजकर उन्हें पढ़ा लिखा सकें। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल ही उल्टा, क्योंकि जब आश्रम स्कूल में बच्चों को लिया जाता था तो वहाँ पर जौनसारी अनुसूचित जनजाति होने का प्रमाण देना होता था, और जौनसार भावर के मूल समाज के लोग, जो कि आज भी बंधुआ मजदूरी करने को विवश थे, वे जब तहसील अनुसूचित जनजाति सर्टिफिकेट बनवाने जाते तो वहाँ पर जौनसार भावर के ही मूल लोग मुंशी के रूप में उन्हें सबसे पहले मिल जाते, और वे मुंशी लोग उन्हें बहला फुसला कर यह समझाने में कामयाब हो जाते कि तुम लोग तो अनुसूचित जनजाति में आते ही नहीं हो, तुम लोग तो अनुसूचित जाति में आते हो। यदि मान लो कि मैं अपनी सिफारिश लगाकर तुम्हारा अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट बनवा भी देता हूँ, तो भी तुम्हें उसमें कोई फ़ायदा होने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि जौनसार भावर के ब्राह्मण, राजपूत और खस समाज के लोग तुम्हारे से शिक्षा में आगे हैं, सामाजिक रूप से आगे हैं, राजनीतिक रूप से आगे हैं और आर्थिक रूप से आगे हैं, तो तुम लोग उनका नौकरी पाने या सरकारी स्कीम का फ़ायदा उठाने में उनसे कैसी प्रतिस्पर्धा कर पाओगे। और यह बात उनकी होती भी बिल्कुल सच थी, और हमारे लोगों के दिमाग में भी यह बातें एकदम बैठ जाया करती थी, जबकि वास्तव में उस समय तक अनुसूचित जनजाति में अवश्य ही लाभ थे, और जब उन लोगों को वो सर्टिफिकेट दे दिया जाता था तो फिर वे लोग जो उसमें कुछ ज़्यादा जानकार और समझदार होते थे, वे लोग फिर पटवारी को अप्रोच करते थे, और पटवारी क्योंकि अधिकतर वो जौनसारी मूल के ही होते थे, तो वे उन्हें और हड़का देते थे कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग तो अनुसूचित जाति में आते हो और तुम्हें तो वही सर्टिफिकेट मिल सकता है। और फिर जो उस पटवारी के हड़कावे में आ जाया करते थे, वे तो वो सर्टिफिकेट लेकर चुपचाप चले आते थे। जो थोड़े समझदार और जानकार लोग होते थे, वो अपना प्रयास तहसीलदार और एसडीएम तक जारी रखते थे और उन्हें अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट भी मिल जाया करता था। उन आश्रम स्कूलों में
यदि मैं कालसी की बात करूं तो वहाँ 6, 7, 8 तक की क्लासें उस समय चला करती थी और अनुसूचित जनजाति के लोगों में जौनसार बावर के कोली समाज के केवल 10 से 15 बच्चे पढ़ते होंगे और जौनसार बावर के अन्य मूल समाज के तो शायद 5 या 6 बच्चे ही पढ़ते थे। जब पढ़ने के प्रतिशत के हिसाब से जौनसार बावर के आश्रम स्कूलों में यह स्थिति थी तो फिर वे लोग सरकारी सेवाओं में कैसे अपना प्रतिनिधित्व बढ़ा सकते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि जौनसार बावर के कोली समाज और अन्य मूल समाजों का अनुसूचित जनजाति में सरकारी नौकरी लेने के फायदे का नेतृत्व, यदि मैं 10% भी बोलूं तो शायद यह भी ज़्यादा रहा होगा। आज यदि हम वास्तव में जिन लोगों के साथ जौनसार बावर के सभी समाजों ने मिलकर उनके सामाजिक, राजनीतिक और सरकारी योजनाओं और सरकारी नौकरियों के हक नहीं मिलने दिए, वे लोग यदि चाहें तो आज संविधान के कर्तव्यों का पालन करें और वैसे लोगों को जिन्हें कि आज वास्तव में जौनसार बावर में शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, सरकारी योजनाओं और उन आश्रम स्कूल में पढ़ने का लाभ यदि दिलाना है तो यही जौनसार बावर के सर्व समाज का कर्तव्य हो सकता है। बाकी अगले चर्चा में इसी के साथ मैं आज की चर्चा समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय जौनसार बावर, जय जौनसारियत। धन्यवाद।